अच्छा जी, डू यू नो कि 2021 के अंदर विच जॉब इज़ द हाई पेड सैलरी जॉब? थोड़ा सा इसमें गैस करें, आपको क्या लगता है कि कौन सी जॉब 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा हाई पेड है? क्या डॉक्टर है, क्या इंजीनियर है, क्या पायलट है, क्या टीचर है? जी नहीं, वो है डेटा एनालिस्ट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा साइंटिस्ट। यानी वो शख्स जो डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, उस डेटा को, उसकी जॉब सबसे ज़्यादा क्यों भाई, उसको क्यों मिलेगी सबसे ज़्यादा सैलरी? क्योंकि जो आने वाला एरा है वो कौन सा है भाई? डेटा। 2040 2050 तक ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली हो जाएगी कि आपका तेल सस्ता होगा और डेटा महंगा होगा। ठीक है, डेटा महंगा होगा और उससे भी ज़्यादा महंगा क्या होगा? जो एनालाइज डेटा होगा वो उससे भी ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, तो आने वाला जो दौर है वो डेटा का दौर है, इसीलिए वो बिग डेटा का दौर है। यही वजह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इस दौर का आदमी होगा वो कौन होगा? वो डेटा एनालिस्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि इस डेटा को समझना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस डेटा को समझे बगैर हम रिसर्च नहीं समझ सकते, और इस डेटा को समझने के लिए सबसे पहले हम सैंपल, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट कहाँ से हो रहा है। अब एनालाइज करना तो बात की बात है, उसके ऊपर हम आएंगे कि डेटा एनालाइज कैसे होता है। डेटा एनालाइज करने के लिए देखो, जितने टाइप्स का डेटा होता है उतने टाइप्स के टूल्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है, और फिर उतने ही हमारे पास तरीके होते हैं जिनसे हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है, अलग टूल्स हैं उसके। क्वांटिटेटिव डेटा के अलग टूल्स हैं। ठीक है जी, जो आपके पास अब टूल्स क्या होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हम चलो ज़रा थोड़ा जल्दी से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स क्या होते हैं हमारे पास? अगर वो डेटा क्वालिटेटिव है तो टूल है इंटरव्यू या फोकस ग्रुप। इसको हम डिटेल में बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी बस देख लेते हैं। अगर डेटा क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटी है डेटा, और क्वांटी के अंदर भी फिर प्राइमरी आता है और सेकेंडरी आता है। तो अगर सेकेंडरी डेटा हमारे पास है तो हमारे पास जो पास की रिपोर्ट्स हैं हम वहाँ से निकालते हैं डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक में जो हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं स्टेट बैंक के अंदर, वहाँ से डेटा उठाते हैं। दूसरी स्टेटिस्टिक्स की और दूसरी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की, वहाँ से डेटा उठाते हैं। किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से डेटा उठाते हैं, वो सारा का सारा वो पास रिपोर्ट। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि और मजीद क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, प्राइमरी डेटा है तो उसका हमारे पास क्या टूल हो सकता है? उसका जो मशहूर ज़माना टूल है उसका नाम है क्वेश्चनर। ठीक है, और ये क्वेश्चनर मोस्टली लिकर्ट स्केल बेस होता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर दोबारा इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम आ जाते हैं सैंपल के ऊपर, टाइप्स ऑफ सैंपल। अच्छा, इन अ ब्रॉड सेंस सैंपल के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नंबर 2 इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारे पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग वेयर
एवरीवेयर एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ चांस टू बी सेलेक्टेड। इसको लिख लो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है? वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज़ नो चांस टू बी सेलेक्टेड। ये पहला डिफरेंस हो गया। लिख लें इसको। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग वेयर पॉपुलेशन इज नोन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग वेयर पॉपुलेशन इज अननोन। अब दो पॉइंट्स हमने निकाल लिए, दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि आपका जो है वो हर इंडिविजुअल के पास चांस नहीं होता, और आपकी दूसरा पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पर हर इंडिविजुअल के पास चांस होता है, पॉपुलेशन आपकी नोन होती है, आपको पता होता है। अब इसकी कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वही वो जो हमने जो एग्जाम्पल लेके चले थे पहले हम उसी को ले लेते हैं। हमारे पास चावल की एक बोरी थी और हमने कहा था कि वो चावल की बोरी हमारी पॉपुलेशन है, और एक मुट्ठी चावल जो हमने उसमें से निकाला है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए वो सैंपल है। अब मुझे बताएं क्या पॉपुलेशन नोन है? एक मिनट के लिए पॉज करें, लिखिए हमारे पास। क्या पॉपुलेशन नोन है? बिल्कुल पॉपुलेशन नोन है। कैसे नोन है? आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन इस बोरी के अंदर है, ठीक है। अब आप कहेंगे हमने सर चावल के दाने गिने थे। आपने गिने नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गिन सकते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन नोन है। दूसरा ये कि जब आपने चावल की बोरी में हाथ डाला तो ये अब आपके अपने ऊपर है कि आप ऊपर से चावल ले लें। आप कहेंगे नहीं भाई पूरी बोरी आप खाली करें, मैं आखिर के चावल लूँगा, मैं कहीं से चावल, तो कोई भी चावल का दाना सेलेक्ट हो सकता है, और हर चावल के दाने के पास इक्वल चांस है। अभी भी बात समझ नहीं, कोई मसला नहीं। आपने एक ड्रम लिया और उस ड्रम के अंदर बहुत सारी कलरफुल बॉल्स डाल दी, ठीक है। आपने वाइट डाल दी, ब्लैक डाल दी, रेड डाल दी, ग्रीन डाल दी, येलो डाल दी, बहुत सारी बॉल्स आपके पास एक ड्रम के अंदर आ गई। अब मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो कि ज़रा इसमें से सैंपल ड्रॉ करो। आपने ड्रम में हाथ डाला और आपने 5 बॉल्स निकालनी है और सैंपल ड्रॉ करना है, या आपने 10 बॉल्स निकालनी है, सैंपल ड्रॉ करना है। अब जब आप उस ड्रम में हाथ डालते हैं या उस बकेट में हाथ डालते हैं बॉल्स निकालने के लिए, तो हर बॉल के पास सॉरी क्या हर बॉल के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए? बिल्कुल, हर बॉल के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए, और पॉपुलेशन भी नोन है आपको, ठीक है। लकी ड्रॉ भी इसकी एक एग्जांपल हो सकता है। जिस तरीके से फहद मुस्तफ़ा का शो आता है, उस शो के अंदर वो जब ऑडियंस में से किसी को गेम खेलने के लिए बुलाता है तो समटाइम उसके पास जो होती हैं बहुत सारी सी पर्चियाँ होती हैं, और वो उन पर्चियों को राउंड करता है और फिर हाथ डालता है और किसी भी एक पर्ची को उठा के निकाल देता है। तो क्या हर ऑडियंस में बैठे हुए हर बंदे के पास ये चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए? बिल्कुल चांस होता है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, कि पॉपुलेशन नोन है और हर इंडिविजुअल के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ आते हैं, ये उसका अपोजिट है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर एक तो पॉपुलेशन अननोन होती है, ठीक है। दूसरा ये कि हर, जब जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन ही नोन नहीं है तो हर इंडिविजुअल के पास चांस कैसे होगा कि वो सिलेक्ट हो जाए। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एक मिनट के लिए पॉज करो, वीडियो लिखो, अगर कुछ आ रहा है माइंड में। ठीक है, लिखा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन। अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं सर, रिपोर्ट्स के अंदर पता है हमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन लिखा हुआ है 22 करोड़, तो ये तो नॉन पॉपुलेशन है। जी नहीं, ये नॉन पॉपुलेशन नहीं है, ये हमेशा एस्टिमेटेड। क्या उन्होंने एक एक बंदे को गिना? नहीं। पॉपुलेशन भी आपके पास एग्जैक्ट नहीं होती। आप कहेंगे सर नादरा के रिकॉर्ड से उठाया, अच्छा तो ठीक है, तो फिर शनाख्ती कार्ड जिनके नहीं बने हुए क्या वो पॉपुलेशन नहीं है? वो भी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन हमारे पास अननोन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। ये कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये, मैं अभी इस वक्त क्लासरूम के अंदर ही मौजूद हूँ अपने कॉलेज के, तो वो क्लासरूम एक्सपीरियंस और मेरे सामने खाली चेयर्स हैं, तो ताकि वो क्लासरूम एक्सपीरियंस आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन अगर मैं लूँगा और मैं अपनी ऑफिस में चेयर पर बैठ के आपको पढ़ाऊँगा तो ना तो मेरे पास वाइट बोर्ड होगा और ना वो फीलिंग आएगी क्लास वाली। तो क्लास वाली फीलिंग देने के लिए जो है आपको ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब
अपलोड की जा रही है, ठीक है, ताकि आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा मज़े की बात ये हो जाती है कि वैसे तो क्लास का लेक्चर आप एक दफ़ा लेते हैं और फिर टीचर आप गलत पेपर के अंदर गलत काम कर लेते हैं, कहीं गलत चीज़ आप कोट कर देते हैं और आपसे कहा जाता है तो आप कहते हैं भाई यही तो पढ़ाया था, ठीक है। अब टीचर के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये रिकॉर्ड बन रहा है भाई, तो आप खुद भी अपनी गलती यहाँ से चेक कर सकते हैं जाके इस वीडियो के थ्रू कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। मज़े की बात ये है कि अफसोस की बात भी है कि बड़े बड़े रिसर्चर्स हमारे पास एमफिल करने वाले लोग, पीएचडी करने वाले लोगों के सम टाइम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम टाइम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं होते। तो इवन दो इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी ऑफ और इफ़ यू आर गोइंग टू डू पीएचडी, तो एटलीस्ट ये जो मैं आपके एमबीआर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, सबसे पहला काम ये करें भाई कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे बगैर अगर आप एमफिल के अंदर कदम रखते हैं, अगर आप पीएचडी के अंदर कदम रखते हैं, आप मेरी बात माने, आप कदम कदम पे गिरेंगे और वो भी मुंह के बल, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना जरूरी है। आपने आगे डेटा साइंटिस्ट बनना है, बहुत शौक से बने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएँ। आपने एमफिल करना है, पीएचडी करना है, बहुत शौक से करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएँ। आपने आगे कैस्ट्रॉन के प्रोजेक्ट्स करने हैं, शौक से करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएँ। आप बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये है कि वो डिग्री उस वक्त तक नहीं देते जब तक आप अपना थीसिस सबमिट नहीं करवाते। आपका मास्टर्स का भी थीसिस होता है समटाइम, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में उस थीसिस को जो है वो कैस्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन कोई नहीं कह सकते कि आगे जाके जो है वो थीसिस के ऊपर काम करवाना शुरू कर दें। अब फ़र्ज़ करें कि आप अपने मास्टर्स में जाते हैं और आपसे यूनिवर्सिटी कहती है कि जनाब अब आपने थीसिस करना है, और मेरे ख्याल से थीसिस करना चाहिए। थीसिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मास्टर्स करने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए, तो सबसे बड़ा बैरियर ये आता है कि वो कहते हैं कि पेयर्ड रिव्यू थीसिस दिखाते हैं अपना, या पेयर्ड रिव्यू रिसर्च दिखाते हैं। पेयर्ड रिव्यू क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, अब बस आप अभी इतना समझ लें। पेयर्ड रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपने थीसिस सबमिट करवाया हो, आपके सुपरवाइज़र ने उसको देखा हो, चेक किया हो, एक दो लोगों ने और उसको देखा हो, चेक किया हो, और फिर यूनिवर्सिटी ने ओके करा हो कि हाँ आपका काम ठीक है, आपका वाइवा लिया हो, ये पेयर्ड रिव्यू है आपका, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अपनी कोई पेयर्ड रिव्यू रिसर्च लेकर आ जाए, या अपना कोई पब्लिकेशन, कोई अपनी पब्लिकेशन लेकर आ जाए, कोई आर्टिकल अपना लेकर आ जाए। तो आप मास्टर के बाद आप, वो कहते हैं बिल्कुल मास्टर आपकी एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, हमें बस रिसर्च चाहिए। वो कहते हैं 18,000 20,000 का कोई पेयर्ड रिव्यू थीसिस दिखाते हैं हमें, या अपनी एक दो रिसर्चेज आप हमें दिखा दें। हमारे स्टूडेंट के पास, बेचारे के पास ना तो पेयर्ड रिव्यू थीसिस होता है, ना उसके पास रिसर्चेज होती हैं। अब वो क्या, उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो बाहर जो है जाकर वो मास्टर्स में ही दोबारा एडमिशन ले, लेकिन मास्टर ऑफ रिसर्च के अंदर, फिर वो 2-3 साल का वहाँ से मास्टर ऑफ रिसर्च करता है और फिर पीएचडी के अंदर जा सकता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए एमफिल करे और अपने पेयर्ड एमफिल के अंदर थीसिस निकाले पेयर्ड रिव्यू और फिर अप्लाई करे। तो लेकिन अगर अपने मास्टर्स के अंदर ही अपनी पब्लिकेशन करनी होंगी एक तो, ठीक है, या आपने जो है वो पेयर्ड रिव्यू थीसिस कर लिया होगा। देखो थीसिस का तो नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में है वो बहुत सीरियस होकर एटलीस्ट 20,000 वर्ड्स का थीसिस लिख दें, ताकि अगर उनका बाद में कभी मूड बने कि उन्हें मुल्क में कहीं जाना है और जाकर उन्हें रिसर्च करनी है, तो वो पीएचडी करना है, और पीएचडी करना चाहिए भाई। पूरी दुनिया जो है वो अगर आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो वो पागलों की तरह जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, अमेरिका जाती है, फ्रांस जाती है, जर्मनी जा रही है पीएचडी करने के लिए, इवन मलेशिया जा रही है। लेकिन और यही तरीका है आपका सबसे आसान तरीका है कि अगर आप कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो ये सबसे आसान वे है आपके पास कि आप वहाँ पीएचडी में एडमिशन ले लें, वहाँ पीएचडी कंप्लीट करें, वहाँ पर नहीं सेटल हो जाए। ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन पीएचडी तो आप उस वक्त करेंगे जब आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। पीएचडी में एडमिशन उस वक्त मिलेगा जब आपको पता होगा कि रिसर्च होती क्या है। तो ना आपको पता है कि रिसर्च क्या होती है, ना आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह, बात ही खत्म, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए रास्ते खुलें, ठीक है, तो भाई आप लाजमी जो है रिसर्च को, मैं ये नहीं कह रहा पीएचडी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा एमफिल कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट रिसर्च की जो बेसिक नॉलेज है, ताकि अगर आइंदा आगे जाके कोई आपको पढ़ाए भी इसके बारे में कोई एडवांस चीज़, तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स का पता हो, ठीक है जी। तो ये बेसिक, इसके ऊपर हम अलग से भी एक वीडियो इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर करके डाल देंगे नाइट के ऊपर, हो सकता है कुछ लोगों के काम आ जाए।
लेकिन सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने कहा मैं ये बात आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जी आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें समझ में आ गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हमें समझ में आ गई कि जहाँ हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस नहीं होता। जैसे हमने पाकिस्तान की एग्जाम्पल ली, मैं स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ कि कोविड का असर क्या हुआ उनकी स्टडीज़ के ऊपर। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो, अब मैंने कहा कि अभी मैं 2 मिनट के लिए ये अज्यूम कर लेता हूँ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन भी नोन होती है और हर इंडिविजुअल के पास चांस होता है, ठीक है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपने कहा पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो 22 करोड़ है सर, हमें पता है, और हर इंडिविजुअल के पास चांस है, ठीक है। अब मैं लेकिन 22 करोड़ का तो डेटा कलेक्ट कर नहीं सकता हूँ, तो मैं किस तरफ जाऊँगा? सैम्पलिंग की तरफ जाऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान के हर शहर से, हर गाँव से जो है वो लोगों को सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। पॉपुलेशन क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि नोन है और हर किसी के पास चांस है, ठीक है। और मैंने जनाब पूरे पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 10,000 का डेटा कलेक्ट किया और उसकी बेसिस पे एनालाइज कर दिया। जब मैंने एनालाइज कर दिया और मैंने पब्लिश कर दिया, नेट पे आ गया, तो पता चला कि वो साहिवाल चक नंबर 4 से एक लड़का दौड़ता हुआ आया मेरे पास। उन्होंने कहा भाई जी ये आपने कैसे रिसर्च कर ली, मुझे तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं यार, आप थे तो पॉपुलेशन में थे ना। तो उसने कहा कि आपने कहा है कि हर इंडिविजुअल के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए, तो मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, हमारे गांव में तो कोई आया ही नहीं, और अगर मेरे गांव में आया तो वो मुझ तक नहीं पहुंचा, उसे पता ही नहीं था कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर टोटल स्टूडेंट्स एग्जैक्ट हम नहीं पता कर सकते कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हम क्या करेंगे? एस्टिमेशंस। तो हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से कोई साइंटिस्ट है, 80% रिसर्च यही हो रही होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अक्सर हमें पॉपुलेशन नहीं पता होती, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है, वो इंसानों के डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो काम कर रहा है जेनेटिक्स के अंदर काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है इंसान के डीएनए के ऊपर, ठीक है जी। क्या टोटल दुनिया की एग्जैक्ट पॉपुलेशन किसी को पता चल सकती है? नहीं पता चल सकती। इस सेकंड में पता चलेगी, अगले सेकंड में चेंज रहेगी। हर सेकंड के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं और हर सेकंड के अंदर लोग मर रहे हैं, एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता ही चल सकती। और दूसरा ये कि आपको क्या पता जंगलों में लोग रहते हैं, आपको क्या पता पहाड़ों पे कहाँ लोग रहते हैं, तो एग्जैक्ट आपको पॉपुलेशन नहीं पता दुनिया की, वो भी एस्टिमेशन है। दूसरा ये कि आपके सैंपल के अंदर सबके पास चांस है, भाई जो जंगलों में रह रहे हैं, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, आप तो उन तक तो आप पहुँचे ही, तो उनके पास है ही नहीं चांस। तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक रिसर्च भी जो ज़्यादातर हो रही होती है वो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तहत नहीं हो रही होती, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तहत हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी टेक्निक्स क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना सैम्पलिंग है हमारे पास, उसे हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं जनाब? उसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, या हम उसे ये भी कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? एग्जैक्टली वही होती है जो मैंने कहा कि एक ड्रम है, उसके अंदर आपने हाथ डाला और रैंडमली कोई बॉल निकाल ली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग आपके पास होती है। अच्छा, उसके बाद दो होती हैं आपके पास, एक को हम कहते हैं स्ट्रैटिफायर और दूसरे को हम कहते हैं क्लस्टर। अच्छा, स्ट्रैटिफायर क्लस्टर के बीच में बहुत ही फाइन लाइन है। पहले तो बता दूं कि ये दोनों सैम्पलिंग क्या होती है कि आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन है 4 लाख की, तो आपने 4 ब्लॉक्स बना दिए 1-1 लाख के, और अब आपने बोला कि मैं 1 लाख में से 500 लोगों को उठाऊंगा और 4 ब्लॉक्स में से मैं 2000 लोग आ जाएंगे,
ठीक है। लेकिन आपने क्या करा कि आपने अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया कितने ब्लॉक्स के अंदर, 4 ब्लॉक्स। आप 2 ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं, आप जो है इसको 40 ब्लॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जब आप इस तरीके से पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं और फिर आप उसकी सैम्पलिंग करते हैं तो वो स्ट्रैटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है आपके पास, वो उसमें फिर क्या डिफरेंस है? फिर हम इन दोनों के लिए कोई एक नाम क्यों नहीं यूज़ कर लेते, हम स्लैश क्यों नहीं लगा देते? डिफरेंस है। जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसके अंदर आप जो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स करते हैं, ठीक है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, एज, इनकम, आपका जेंडर, ठीक है, प्रोफेशन। तो अगर डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन को डिवाइड करके और हर ब्लॉक से डेटा कलेक्ट किया जा रहा हो तो सैम्पलिंग कौन सी है? स्ट्रैटिफाइड। लेकिन अगर जो आपकी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जा रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक, ठीक है, यानी लोकेशन की बेस के ऊपर अगर उनको डिवाइड किया जा रहा हो तो फिर जो सैम्पलिंग होती है वो कौन सी होती है? क्लस्टर। यानी कि स्ट्रैटिफाइड के अंदर हमें पता चल गया कि हम किस बेसिस पे, डेमो की बेसिस पे करते हैं, और क्लस्टर के अंदर किसकी बेसिस पे करते हैं? हम जियोग्राफिक की बेसिस के ऊपर करते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंस है, तो जो कि मैंने बड़ा सर्च किया नेट पे, मुझे ना मिला। ठीक है कि आप खुद गूगल करें और गूगल करके देखेंगे इसमें आपको कहीं से डिफरेंस मिलता है। अब हम आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा मैंने कहा यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना है उसका नाम है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपके पास होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है कि रिसर्चर कहता है कि भाई मैंने पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है, लेकिन मैं तो कराची में रहता हूँ और मैं तो कराची के अंदर एक बिजनेस स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरी तो रोज़ क्लासेस होती हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा पाकिस्तान घूमूँ और जाकर डेटा कलेक्ट करूँ। तो मैं अपनी कन्वीनियंस की बेस के ऊपर कराची से इस तरह का सैंपल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। अब मैं क्या करूँगा कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स को लेना है, कौन से स्टूडेंट्स को लेना है? बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स को लेना है, ठीक है, या बिजनेस के स्टूडेंट्स को लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 2-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उठा लूँगा जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, जिसमें छोटी छोटी सी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, ठीक है, प्राइवेट होंगी। फिर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी को भी उठा लूँगा, वहाँ से भी मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा आ जाएगा। तो उस बेसिस के ऊपर मैं बताऊँगा कि मैंने छोटी बड़ी प्राइवेट पब्लिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया है और पूरे पाकिस्तान में भी यही सिनेरियो है। पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, छोटी बड़ी होंगी, पब्लिक प्राइवेट होंगी। तो वो कहता है कि भाई चूँकि मुझे ये कन्वीनियंस था इसलिए मैंने कराची से ये डेटा कलेक्ट कर लिया और मैं इसके बेसिस पे कंक्लूजन देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती क्योंकि मैंने बताया कि फिर आप क्या हो जाते हैं, आप पॉपुलेशन के एक कॉर्नर पर चले जाते हैं इसमें, ठीक है, स्कैटर्ड नहीं होता। लेकिन बहरहाल रिसर्चर के पास समटाइम लिमिटेशन होती है और वो नहीं कर पाता इस चीज़ को। अच्छा, दूसरी आपके पास जो होती है वो होती है आपके पास जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है, और जो तीसरी आपके पास होती है वो होती है कोटा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये जजमेंटल सैम्पलिंग जो होती है आपके पास ये क्या होती है और ये कोटा सैम्पलिंग क्या होती है। अच्छा, जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि इसमें जज कौन होता है? इसके अंदर जज रिसर्चर होता है। रिसर्चर खुद जज करता है और कहता है कि भाई ये मेरी जजमेंट के हिसाब से मुझे पूरा पाकिस्तान घूमने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो डेटा है, जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो खास फॉर एग्जाम्पल वो किसी ऐसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हो जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट, किसी ऐसे इदारे, किसी ऐसे कॉज के ऊपर काम कर रहा हो जो कॉज पूरे पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, वो किसी खास एक मुल्क के किसी खास एक शहर में या गांव में ही पाया जाता हो। तो वो कहता है कि मुझे पूरे पाकिस्तान से डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कॉज चूँकि इसी सिटी के अंदर है तो मैं इसी सिटी से सारा का सारा डेटा कलेक्ट करूँगा। देखिए, रिसर्च के अंदर एक चीज़
इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। या अगर मैं इसको फनी अंदाज में कहूँ तो मैं कहूँ रिसर्च के अंदर 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कि उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रिसर्च के अंदर 3 चीज़ें कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। आप जो काम भी कर रहे हैं भाई उसकी जस्टिफिकेशन दे दें। अब अगर आपकी जस्टिफिकेशन वीक है तो आपका काम उठा के आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर आपकी जस्टिफिकेशन स्ट्रांग है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके काम को हाथ लगाए। जस्टिफिकेशन कहाँ से आती है? जस्टिफिकेशन आती है रेफरेंसेस से, कि आप कितने स्ट्रांग रेफरेंस दे रहे हैं अपने काम के। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं ये एक अलग कहानी है, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ पॉइंट्स बना के देते हैं। तो जजमेंटल के अंदर वो खुद जस्टिफिकेशन दे देता है कि भाई ये देखें ये कॉज है, ठीक है, और जनाब ये फला अखबार में भी आया है, फला रिसर्च पेपर में भी आया है कि ये कॉज सिर्फ इसी एरिया में है पाकिस्तान के, दैट्स वाई मैं चूँकि इस कॉज पर काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं सीरियस है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उस रिसर्च को हाथ लगाए। लेकिन अगर उसने रेफरेंस नहीं दिया है तो फिर लोग आएंगे और कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि कॉज सिर्फ इधर ही है, ठीक है। अच्छा, कोटा सैम्पलिंग में क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि आप कहते हैं भाई पूरा पाकिस्तान तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं किस तरीके से कहाँ से, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के शहरों को, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 400 का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के शहरों को जो है वो दे देता हूँ 200 का सैम्पल का कोटा और विलेजेस को दे देता हूँ 200 का कोटा, ठीक है जी। अब वो जो मैंने 200 का कोटा सिटीज़ को दिया है उसमें से मैंने 5 बड़े सिटीज़ उठा लिए और मैंने कहा कि भाई मैं हर सिटी को जो है वो 50-50, 60-60 का कोटा दे रहा हूँ कि आप यहाँ से जाके, यानी कि आप कोटा बेस, आप सबसे पहले क्या करते हैं, वही काम जो यहाँ स्ट्रेटिफाई और क्लस्टर में कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट वही काम कोटा के अंदर हो रहा होता है आपके पास। तो आप कोटा के अंदर, लेकिन यहाँ पे नोन होती है, यहाँ पर अननोन है पॉपुलेशन, ठीक है। अननोन के अंदर आप डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसके बाद उस कोटा से फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल, आप कह रहे हैं आपका 400 का सैंपल है, आप कहते हैं यार मुझे मेल और फीमेल दोनों से, आपने 200, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 50-50% का रेशो है, 49% मेल है, 51% फीमेल है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 50-50। तो आपने 200 का सैंपल जो है वो आपने फीमेल्स को दे दिया और जो मेल है उसको आपने 200 का सैंपल दे दिया, तो ये आपने कोटा दे दिया 200 का, ये कोटा सैम्पलिंग होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सैम्पलिंग होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है कि आप अपने दोस्त को देते हैं कि भाई ये मेरा क्वेश्चनर है यार, ये काइंडली आप फिल कर दो, और कहते हैं आप अपने दोस्त को जो है वो अपने दोस्त से भी ये फिल करवा लो और उससे भी कहो कि वो अपने दोस्त से करवा ले। स्नोबॉल यानी आप एक शख्स को एक काम देते हो और आप कहते हो कि इसको स्प्रेड कर दो, तो वो अपने दोस्त को देता है, वो अपने दोस्त को देता है, वो अपने दोस्त को देता है, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, एक और सैम्पलिंग जो आजकल सबसे ज़्यादा मशहूर है वो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है। पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर यही है कि जो रिसर्चर है वो जस्टिफाई कर देता है कि मैंने जो सैंपल लिया है ऑलमोस्ट ये नियरेस्ट होती है कन्वीनियंस की, लेकिन जो रिसर्चर होता है वो ये जस्टिफाई कर देता है कि भाई ये मेरी जो रिसर्च का पर्पस है वो इस सैंपल से अचीव हो रहा है। ऑल्दो मेरी जो रिसर्च है, जो मेरा डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है वो कन्वीनियंस ही है, लेकिन वो ये बता देता है कि ये मेरी जो रिसर्च है वो या तो मैंने जो सैंपल लिया है वो मेरा पर्पस इस सैंपल के अलावा हो ही नहीं सकता था, या वो बता देता है कि ये जो मैंने रिसर्च की है इसके लिए मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो सैंपल, वो मेरी रिसर्च का जो पर्पस है वो इस सैंपल से पूरा हो रहा है। अब पर्पसिव सैम्पलिंग की भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं जो कि फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मुझे पता है हज़म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो मेरे ख्याल से अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। ऑलमोस्ट मैं सारे मेन पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हों तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप कमेंट्स में जाएं और अपने क्वेश्चंस लिखें और पूछें, तो फिर हम उन क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं अगर इतने स्ट्रॉन्ग आपके क्वेश्चंस हुए